लालू जी को हटाने के लिए 12 बरस साधना नीतीश जी ने की और सत्ताच्युत किया और खुद मुख्यमंत्री बने। आज लालू जी के साथ जब गठबंधन करेंगे वहाँ पर दोबारा से, तो फिर से उनको ये जानते हुए कि जातिवादी राजनीति लालू जी करेंगे, तो कहीं ना कहीं सिद्धांतों की हार तो होगी ना नीतीश जी की। ये आपने मान लिया है, ये सच्चाई कभी हो नहीं सकती नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होते हुए। और ये सच्चाई लालू जी ही नहीं, लालू जी तो अब खुद ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं। बिहार और बदलते ज़माने की सच्चाई ये है कि अगर आप अपनी राजनीति केवल जाति तक सीमित रखेंगे तो जो उभरता हुआ युवा वर्ग है और उसके एस्पिरेशंस हैं, उस तक आप नहीं पहुंच सकते। कोई आदमी, कोई भी पार्टी या व्यक्ति राजनीति में क्यों होता है? एक स्तर पर सिद्धांतों के अलावा सत्ता के लिए। आज आप सत्ता में रह ही नहीं सकते अगर आपकी राजनीति केवल जाति तक सीमित है या केवल सिद्धांतों तक सीमित, या केवल सिद्धांतों तक। पर अगर सिद्धांतों के साथ आप कार्यक्षमता जोड़ते हैं, नहीं कार्यक्षमता को लेकर तो संदेह नहीं है, लेकिन 24 बरस बीजेपी का साथ रहा नीतीश जी का, है ना। आज का युवा जो बिहार का प्रबुद्ध युवा है, जो पहले सिद्धांत देखता है, आदर्श देखता है, नीतीश जी का काम देखता है, सुशासन बाबू के रूप में उनको पहचानता है, वो कहीं ना कहीं तो एक दिमागी खलल उसको होती है कि उस बीजेपी का चरित्र पिछले 22 बरस तक जब तक सत्ता में रहना था तब तक नीतीश जी नहीं पहचान पाए। ऐसा क्या? इसको पहली बात मैं कहूंगा आपसे कि सांप्रदायिक चरित्र की बात कर रहा हूं। युवा को एक मोनोलिथ मत लीजिए। ये बहुत सी गलतियां करते हैं। अभी परसों नरसों में नीतीश जी के साथ पटना में ही फुलवारी शरीफ में एक रैली में था। बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी थी, जिसमें मैं समझता हूँ अधिकांश युवा थे, शहरी भी थे, युवा भी थे और नीतीश कुमार के समर्थक भी थे। तो ऐसा ना समझिए। मैं तो कहता हूं कि सबसे अगर कोई वर्ग हताश हुआ है नरेंद्र मोदी के 18 महीनों के वायदों से, तो वो युवा वर्ग है। क्योंकि उन्होंने उनको कहा था मैं रोजगार दूंगा, आर्थिक विकास होगा, सब चीज में परिवर्तन आएगा, जो नहीं हुआ है। पर जहां तक सांप्रदायिक चेहरे की बात है, देखिए ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एक एनडीए की सरकार में थे। उस वक्त भी जब वो सत्ता में आए 2005 में, उन्होंने कहा था कि हम एनडीए में हैं, पर हम इस एनडीए को एक सांप्रदायिक चोला नहीं पहनने देंगे, कम से कम जहां मैं बिहार में मुख्यमंत्री रहूंगा। 3 बातों पे उन्होंने कहा था, चर्चा नहीं होगी। आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 370 और राम मंदिर, उन्होंने साफ कहा था। उस 9 साल के कार्यकाल में बिहार में मैं समझता हूँ लगभग नहीं ही हुए कोई सांप्रदायिक दंगे, या हुए तो उनको बड़े सख्ती के साथ उन्होंने। अमीरदास कमेटी की रिपोर्ट कहाँ लागू हो पाई? नहीं, चाहे वो 2 दंगे हैं, फरबिसगंज का है, दूसरा। हाँ, तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक औसत तरीके से देखें, एवरेज, बिहार में सांप्रदायिक दंगों पर नीतीश जी ने बड़ी कड़ी नजर रखी। और ये जो आपने कहा है, ये 1 या 2 एक्सेप्शन हो सकता है, पर उस पर भी उन्होंने एक्शन तो लिया। अच्छा, इन परिस्थितियों में एक चला गठबंधन साथ एनडीए का। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, उन्होंने अचानक एक दिन सुबह उठ करके उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहूंगा बीजेपी। वो लगभग 1 साल से ऊपर से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कह रहे थे कि देखिए, जिस बुनियाद पे मैं एनडीए का हिस्सा हूं, उसका सार्थक रहना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी के साथ संभव नहीं होगा। और इस बात पर वो उनसे बात कर रहे थे। आपको शायद अचरज हो, हैरत हो कि शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का उनको बार बार, और जब मैं शीर्ष कह रहा हूं मेरा मतलब है शीर्ष,
आरएसएस से भी संबंध नहीं नहीं, कहा बिल्कुल जाए। शीर्ष नेतृत्व। अडवाणी जी को अगर शीर्ष नेतृत्व मान रहे हैं तब तो अडवाणी, फिर गलत है। देखिए अब आपके चैनल पे मैं नाम तो नहीं लेना जी। चाहूंगा, पर नहीं, मैं, शीर्ष नेतृत्व मतलब नरेंद्र मोदी एक नहीं वो तो मतलब उनको बीजेपी छोड़ की के, अगर आप बात कर नहीं, रहे हैं उस उनके प्रधानमंत्री के दावेदार बनने के पहले की बात कर रहा हूँ, जो बीजेपी की, हाँ। चलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, समझ गए, उन्होंने, मार्गदर्शक मंडल है हाँ, बीजेपी अब बन गया है कुछ उसमें से, पर अब कुछ तो अभी भी कैबिनेट में सक्रिय है। हाँ, वो नहीं, वो निष्क्रिय शीत निद्रा में है वो लोग। तो वो लोग बार बार नीतीश जी को आश्वस्त करते थे कि नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। आप जिस दिन वो गोवा में उनका मोदी जी का अभिषेक अभिषेक हुआ, हाँ। उस दिन भी फोन आए नीतीश जी को, पर नीतीश जी ने कहा कि अब आप लोग गफलत में हैं, नहीं, मैं समझ गया हूं कि ये होगा, और इसलिए मैं पहले ही आप लोगों से विनम्र तरीके से रिश्ता तोड़ना चाहता हूं। सत्ता की आप बात करते हैं, जब तक सत्ता में रहे, कितनी बार उन्होंने सत्ता को दांव पे लगाया। जब उन्होंने कहा कि राजनीति दांव पे लग गई मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने से, वो तो मैं कह रहा हूं, नीतीश जी तो जब रेल मंत्री थे, एक्सीडेंट हुआ, इस्तीफा दे दिया। बिहार में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार हमारे प्रदेश में नहीं करेंगे, बीजेपी को भी मना कर दिया। बीजेपी उस वक्त कह देती कि या तो ये होगा या हम अलग होंगे। एक बार नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे, जब उन्होंने पूरे पेज का एक इश्तेहार निकाल दिया कि हमने आपको, वो जो अहंकार आज भी दिखता है कि हम देंगे, बोली लगाने का 5 करोड़ दिए, ये बात नीतीश जी को गलत लगी। उन्होंने बीजेपी के नेतागण से बात की और दिल्ली से सब आए हुए, तो वो उनसे सहमत थे। उन्होंने नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसे परिस्थितियों में भोज हो कि ना हो प्रीत शाम का, वो आप तय कर लीजिए। सुशील मोदी जी ने कहा कि नहीं, ऐसे परिस्थितियों में जहां आप इस बात से नाराज हो और हम आपकी नाराजगी समझ रहे हैं, भोज का होना ठीक नहीं होगा। फिर भी आगे चुनाव लड़ा साथ मिलकर, फिर भी बीजेपी ने चढ़ा। उस वक्त अगर कर लेते तो सरकार, तो ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये कबूल करना पड़ेगा, और अब मैं काफ़ी करीबी से नीतीश जी को जान गया हूँ, कई मामले ऐसे हैं जिस पर वो समझौता करने को तैयार नहीं है, और कहाँ तक उनका निर्णय सही था कि नहीं, ये समय दिखाएगा। 1.5 साल में तो ये हालात है कि दिल्ली के बाद बिहार अब हारने वाले हैं। लेकिन एक राजनीतिक भूल चूक भी देखी जा रही है कि पहले उन्होंने बीजेपी को भस्मासुर बनाया और अब आगे लालू जी को भस्मासुर बनाने जा रहे हैं अपनी अगली सरकार के लिए। क्योंकि खुद आपने भी अपने लेखन में महसूस किया है कि राबड़ी देवी को जिस तरीके से अभिषेक करना, उनको नेतृत्व प्रदान कर देना, ये इस तरीके के थोपा हुआ नेतृत्व लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपने कहीं लेखन में लिखा भी है। नहीं, ये हमारे ये स्थितियां फिर दोबारा होने जा रही, फिर कोई तेजस्वी उप मुख्यमंत्री की मांग हो गई, छोटी छोटी बातों पे रूठा रोटी शुरू होगी। तो देखिए, मैं आपके जो सोच है ना जी, उसकी कड़ियों को पेश कर देता हूँ। कहीं ना कहीं आपकी सोच उन कड़ियों में उलझी हुई है। पहले उन्होंने कहा कि ये गठबंधन हो ही नहीं सकता। हमारे राजनीतिक जो दुश्मन, कहाँ से कहूँगा, दोस्ती हैं, पर जो विपक्ष में, हमसे विपक्ष में, उन्होंने कहा ये गठबंधन नहीं हो सकता। तो हो गया। फिर उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के मसले पर तो ये गठबंधन टूट ही जाएगा। हाँ, हो गया। रोज मनाया जाता था कि आज टूटा कल टूटा की स्थिति रहेगी। फिर उन्होंने कहा कि चलिए इस पे हो गया है, पर सीटों के बंटवारे पे तो टूट जाएगा। हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अब सरकार अगर बन जाएगी तो चल नहीं पाएगी। मैं आपको कड़ी दे रहा था उन बातों की। और हम कहते हैं कि पहले जो भी हुआ और आज जो होने वाला है, उसमें जो बुनियादी फर्क है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और लालू प्रसाद जी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिल कर करके उनका समर्थन कर रहे हैं उस
कुर्सी या उस पोस्ट के लिए, और वो जानते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की हैसियत में कई बातों में समझौता नहीं करेंगे, ये गारंटी है। हमारी सोच बिल्कुल साफ है, हम हर कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी और धर्म। एक बात याद रखिए, और नीतीश जी इसको बार बार कहते हैं और मुझे बड़ी पसंद आई, सरकार चलाना आसान, देश चलाना मुश्किल। हमें देश चलाना। विकास के सिद्धांतों पे मुझे लगता है जो आपने अपने लेखन में लिखा है उस पर नीतीश जी से सहमति ली होगी कि वो सारे मुद्दे, वो कहना चाहिए प्रशासन का अप्रेजल करने वाला जेएपी गैप, जो आपने गवर्नमेंट अप्रेजल पैनल की बात कही है, ये कहीं ना कहीं नीतीश जी के द्वारा अनुमोदित की गई होगी और ये लागू मैं ये भी होगी। बता दूं आपको कि जब मैंने उस पुस्तक को लिखा तब मैंने मन तो बना लिया था कि एम्बेसडर पद को छोड़ के मैं सार्वजनिक जिंदगी में आऊंगा, क्योंकि मैंने त्याग पत्र दिया था भारतीय विदेश सेवा से। पर यह किताब उस वक्त नहीं लिखी थी जब मैं नीतीश जी से जुड़ गया था। मैंने जब त्याग पत्र दिया उसके बाद कुछ हफ्तों बाद ये किताब आई, और उसके एक हफ्ते बाद मैं नीतीश कुमार को सलाहकार के रूप में ज्वाइन किया। उसमें आपने विकास की चर्चा की है और वही नीतीश जी के साथ जोड़ने का एक ग्राउंड वर्क नज़र भी आ रहा है कि दोनों के विचारों की समानता भी नज़र आ रही है। उसमें एक लॉक इन पीरियड भी आपने रखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि लालू जी से उस पर आपने सहमति ली है कि सरकार को 3 साल तक लालू जी बचाए रखेंगे, तब तक तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाने की या यादवों की नाराजगी को मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? देखिए, वो लॉक इन पीरियड की जो मैंने बात की थी, वो जो कोalition की सरकार बनती हैं और कई दफ़े लड़खड़ाती रहती हैं, उस संदर्भ में कहा था कि सबको पहले से इस बात के लिए कमिटमेंट देना होगा कि सरकार कम से कम इतने दिनों तक चलेगी। अब महागठबंधन के इतने हिस्से हैं नहीं, 3 हैं मुख्य, जदयू, कांग्रेस और आरजेडी। पहली बात। दूसरी बात, आप मुझको ये बताइए कि अगर आप लालू प्रसाद जी की जगह पे हैं तो आपको क्या मिलेगा जो सरकार बनी उसको अस्थिर करने के लिए? क्या फायदा मिलेगा? आज वो परिस्थितियां तो है नहीं। आज एक हमारे समझ से एक हम आरएसएस और बीजेपी का सामना करने के लिए और उनकी जो एलिटिस्ट आर्थिक नीतियां हैं उनका सामना करने के लिए, जो गरीब विरोधी, मध्य वर्ग विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए साथ आए हैं। हाँ, राजनीति चलेगी, मैं मानता हूँ। हाँ, मैं क्योंकि लेखक भी रहा हूँ, इन मामलों में सच को बोलने में कतराऊंगा नहीं। पर राजनीति भी तो करने वाले सोचते हैं कि उसको करने से नकारात्मक ढंग से उनको क्या फायदा होगा। कोई लाभ नहीं। कोई लाभ क्या है? लड़ाई तो आगे है, अभी बाकी एक काउंटर नैरेटिव का प्रदर्शन करना है। तो आपको लगता है कि नीतीश जी के लिए अब सांप्रदायिकता की लड़ाई, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण होगी? क्यों? क्योंकि बिहार में और देश में जिस तरीके का माहौल आप लेखक हैं देख रहे हैं, तो क्या उस लड़ाई को हम कमंडल के खिलाफ लड़ाई मानेंगे? देखिए, सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए हानिकारक है। जैसे मैंने आपको कहा, वो उसके कारण राजनीति से ही नहीं जुड़े हैं, हमारे समाज के ताना बाना से जुड़े हैं। हमारे यहाँ हमेशा परंपरा रही है और उसमें आम नागरिक की जिंदगी भी साथ जुड़ी है। उसमें सुरक्षा हो, उसमें स्थिरता हो, इन सब चीज़ों से अवसर हो,
तरक्की हो, इन सब चीज़ों से जुड़ी है। गंगा जमुनी संस्कृति हमारी परंपरा का सच है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सांप्रदायिकता के खिलाफ हम लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे, पर साथ में सांप्रदायिकता के अलावा हमारे पास आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सबको साथ चलना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई एक बड़ा अवसरवादी सा सुविधा अनुसार परिभाषित करने वाली टर्म बन गया है, जिसको जब जहाँ जैसा लोग चाहते हैं भुना लेते हैं। कल को बीजेपी के साथ खड़े होते हैं जैसा, तो वहाँ दूसरे कारण तलाशे जाते हैं। आपके नज़र में ये देश में इस तरीके की जो राजनीति हो रही है, ये कहीं ज़्यादा ध्रुवीकरण तो नहीं कर रही है, कहीं स्थितियाँ को विकट बनाने में? क्योंकि 20 बरस जिस तरीके से कई राजनीतिक दलों ने नर्चर किया, पोषित किया बीजेपी की विचारधारा को, तो क्या वही आज सामने नहीं नजर आ रहे पूरे देश के स्तर पर? हमारी सोच बिल्कुल साफ है। हम हर कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी और धर्म के हो। हमारा सोचना है कि भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, सौहार्द से ही ये देश चल सकता है। एक बात याद रखिए, और नीतीश जी इसको बार बार कहते हैं और मुझे बड़ी पसंद आई, सरकार चलाना आसान है, देश चलाना मुश्किल है। हमें देश चलाना है। जातिवादी आरक्षण को लेकर जिस तरीके के सवर्णों का गोलबंदी हुई, और उस गोलबंदी में देखा जाए बौद्धिकों की, मीडिया की, तमाम लोगों की भूमिकाएं जिस तरह है, वो देख के लगता नहीं कि अभी आने वाले समय में जल्दी विकास के नारे पे अकेले बिना लालू की मदद के नीतीश जी 5 साल के बाद चुनाव जीत पाएंगे। आपको अपेक्षा है? मैं समझता हूं कि अगर नीतीश जी इन 2 या 3 मुद्दों को, जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया, एक तो सुशासन, एक आर्थिक विकास, दोनों पर वो प्रामाणिक ढंग से खरे उतरे। तीसरा, हमेशा उनका सोशलिस्ट सोच रही है, सामाजिक न्याय हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। इन तीनों के साथ सामाजिक और धार्मिक स्थिरता और सौहार्द, इस पर काम करेंगे तो अगले 5 साल नहीं, 10 साल के बाद भी इलेक्शन जीत के ही आएंगे, ऐसा राजनीति के चाणक्य श्री पवन कुमार वर्मा जी का मानना है कि उनका चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में शासन करेगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक ये है पवन जी कि आपने जो नया चाणक्य का जो नया घोषणा पत्र लिखा है, उसको लागू कराने के लिए एक बार नीतीश जी से परामर्श भी तो करना होगा कि वो लागू हो। नहीं, हम जरूर, परामर्श तो हमारी होती है, और चुनौतियां, क्योंकि आपने रिकॉल की भी उसमें व्यवस्था रखी है, प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की भी बात कही है। नहीं, मैंने कई चीज़ों को बड़े सोच के बाद उस पुस्तक को लिखा था, और जो बात मेरे मन में थी वो सिर्फ देशहित था। कुछ बातें व्यवहारिक हो सकती हैं, कुछ बातें लोग कह सकते हैं आइडियलिस्टिक है। ये तो राजनीति के मैदान में जब आदमी उतरता है, जब इंसान उतरता है, तभी समझ सकता है। पर जिम्मेदारी अब देश की लेने जरूरी है। अब समय आ गया है। तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि काफिले क्यों लौटे। मुझे रहजनों का गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अगर आपकी राजनीति है लंबे भाषण झूठे बोल, लंबे भाषण झूठे बोल। मैं कहीं सुन रहा था, मोदी जी की खुल गई पोल। इस तरह से राजनीति नहीं हो सकती। तो साहित्यकारों के द्वारा जो पुरस्कार लौटाने का ये जो सिलसिला चल रहा है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि ये तो वैचारिक संघर्ष भी है, जिसको भी आप स्वीकार करेंगे। तो आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आप सोचिए उसके बारे में। एक जो माहौल बन जाता है, उसमें अगर बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक, स्कॉलर, एकेडमिक, सोचने वाला वर्ग अगर कभी कोई प्रतिक्रिया न दे, या कुछ अगर उसको प्रोटेस्ट करना न करे, तो ये देश है कि बनाना रिपब्लिक है? ये क्या है?
अरे भाई, हमारा देश आज यंग रिपब्लिक नहीं है, गणतंत्र नहीं है पर 60-70 साल से। ये 5000 पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें मौलिक सोच इस सांस्कृतिक विरासत का बुनियाद है। अगर इन लोगों की बात नहीं सुनेगी सरकार तो किसकी सुनेगी? लेकिन और वो कुछ कहना चाह रहे हैं और वो देश हित में कहना चाह रहे हैं। देखिए, अभी मैं राजनीतिक कटुता से इस बात को नहीं कहता हूं, मेरे अंदर एक वाकई दुख है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, मैं कभी भी उनकी आलोचना जब वो बाहर होते हैं देश का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं नहीं करता हूं। लौट आते हैं तब मैं जरूर उसका विश्लेषण करता हूं। अभी अमेरिका गए, हमारे टेलीविजनों में टेलीकास्ट लाइव के माध्यम से एनआरआई से मीटिंग, इससे मीटिंग, उससे हाथ मिलाया, प्रोटोकॉल लंबा, वो सब दिखाते रहे। आप 4 सेंटीमीटर की कवरेज नहीं हुई है एक अमेरिकन अखबार में। पर जब राजधानी से 20 किलोमीटर दूर दादरी कांड हुआ, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे यह कहानी लिखी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने प्रथम पेज पे कॉलम लिखा कि क्या हो गया भारत को। तो देश की छवि और हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत के आधार पर जो बोलने वाले बुद्धिजीवी हैं, उनकी बात को आप अनसुनी कर दें, कहीं ना कहीं ये आपके ही हित में नहीं। लेकिन ये अधूरी लड़ाई नहीं है पवन जी। हम साहित्यकारों से जो सिर्फ कलम से अपनी सशक्त लेखनी से समाज को बदल देने की ताकत रखते हैं, उनको हम आगे कर देते हैं। बाकी टाइम पे हम क्या करते हैं, राजनीतिक दल के तौर पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं। 370 नहीं लागू होगा, मंदिर नहीं लागू होगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा, वो भी मान लेते हैं। लेकिन अंदर अंदर उसी तरीके से काउ स्लॉटर, बीफ, ये तमाम मुद्दे अंदर अंदर धधकते रहते हैं, उनकी सांप्रदायिकता की ज्वालाग्नि बढ़ती रहती। तब हम आंख मूंद करके राजनीतिक अवसरवाद में ये कहते हैं कि ये 3 मुद्दों पे तो हम अलग हैं। क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है कि आज इस तरीके से साहित्यकारों और कलबुर्गी को अपनी प्राणाहुति देनी पड़ रही है? बिल्कुल है। और क्या किया हमने? बिल्कुल है। अगर दबोलकर, पंसारे, कलबुर्गी इस तरह से जैसे स्याही पोत दी गई किसी पर मुंबई में, जो अभी दादरी कांड हुआ, जिस तरह से कुछ राजनीतिक वक्ता बोलते हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की उनकी राजनीतिक शैली है, जो घृणा को एक बार फिर से हवा देती है, ये हमारे देश की छवि को खराब कर रही है। और राजनीतिक पार्टियों अगर इसमें एकजुट होकर इनका विरोध न करे तो वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही हैं। मैं सबसे पहले इस बात को कबूल करने को लेकिन धर्मनिरपेक्षता की एक राजनीतिक दलों को बैठ के परिभाषा गढ़नी होगी कि कब कब सुविधा के अनुसार गठबंधनों में शामिल हो जाते हैं। ये शब्द धर्मनिरपेक्षता भूल जाइए, सेकुलरिज्म का वर्ड आप भूल जाइए, सर्वधर्म समभाव की बात कर लीजिए। क्योंकि मैं आपसे राजी हूं कि उसका दुरुपयोग हुआ है। अब बीजेपी तो हर बात पे कह देती है तुष्टीकरण है, चाहे आप अकलितों के सामाजिक न्याय के लिए भी लड़े तो तुष्टीकरण है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, पर उसका दुरुपयोग हुआ है। उसकी लड़ाई में आज का युवा जो जिसको सिर्फ ये कहता हूं जी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये हमारे देश की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपसे बात करने के लिए। तो आज हमारे साथ अंजन चौपाल में थे श्री पवन कुमार वर्मा जी, राज्यसभा सांसद और जनता दल यूनाइटेड के नेता और प्रवक्ता। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।